हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। कुछ लोगों की फितरत बिच्छू जैसी होती है जो मौका पाते ही सामने वाले को डस लेते हैं। अगराज के पर्दों में छुपकर अपने मफादात की सलामती चाहते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपनी इस चापलूसियों से सामने वाले को बेवकूफ़ बना लिया है, लेकिन हकीकतन ऐसे लोग ही बेवकूफ़ होते हैं जो दूसरों की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाकर अपनी दुनिया संवारते हैं। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। गला शल हो रहा था। प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली थी। सोने से पहले कमरे में पानी की बोतल रख लिया करता था, लेकिन इस रात मैं कमरे में पानी की बोतल रखना भूल गया था। इसीलिए मुझे पानी पीने के लिए बिस्तर छोड़कर उठना पड़ा। शॉल लपेटते मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसी आवाजें मामूल की आवाजों से नहीं थी। मैंने हैरत से इधर-उधर देखा। कुछ देर को रुक कर समझने की कोशिश की तो समझ आया कि ये आवाज़ें चचा के कमरे से आ रही हैं। वहीं से इन आवाज़ों की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। चचा के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने मुझे चौकन्ना करके रख दिया था। मैं हैरत और खौफ के मारे सहम गया था, क्योंकि ये इंतहाई अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें थीं, जिनको पहचानने में भी मुझे मुश्किल हो रही थी। मुझे चचा के घर आए ये दूसरा ही दिन था और पहली दफ़ा हुआ था कि मैं रात को कमरे से निकला था, लेकिन जिस तरह की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी थी, मेरा दिल उछलकर हरक में आ गया था। इंतहाई खौफनाक किस्म की आवाज़ें थीं। समझ नहीं आ रहा था कि चचा के कमरे से रात के इस पहर ऐसी आवाज़ें कैसे आ सकती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 16 साल का था। इसीलिए इन आवाज़ों की वजह को आसानी से समझ नहीं सका था। मुझे समझने में कुछ देर ज़रूर लगी, लेकिन जब कुछ देर बाद मुझे समझ आई तो मेरा दिल बेचैन सा होने लगा। मैं बेकरारी सी महसूस करने लगा। मुझे कुछ शर्म का एहसास भी हुआ और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कमरे में वापस चलता हूँ, लेकिन इस तजस्सुस का दिल में भर गया था। मैं इन आवाज़ों को लेकर काफ़ी मुतजस्सिस हो गया था। मैं उम्र के जिस हिस्से में था, वहाँ जज़्बात पर काबू पाना मुश्किल होता है। मूज़ और जज़्बात इस उम्र का हिस्सा होते हैं और बहुत सी बातों को लेकर दिल में तरह-तरह के सवालात भी पैदा होते हैं। इंसान बेबस होकर इन सवालों के जवाबात की तलाश में लग जाता है और फिर जवाबात जानने की जुस्तजू भी जारी रहती है। खासकर शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर तो बहुत से सवाल ज़हन में होते हैं। इन्हीं सवालों को सोच-सोच कर ज़हन में नए-नए सवाल भी जन्म लेते रहते हैं। मर्द और औरत का रिश्ता किस तरह का होता होगा? वो कैसे एक दूसरे के साथ रहते होंगे? मियाँ-बीवी के कमरे में क्या करते होंगे? इनका ताल्लुक कैसे बनता होगा? वगैरह वगैरह। इसीलिए जब ऐसी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी और मुझे समझ लगी कि ये किस किस्म की आवाज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके कमरे में झाँक कर देखूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन फिर मुझे खौफ महसूस हुआ, डर हुआ कि अगर मैं पकड़ा गया तो चचा मुझे घर से ही निकाल देंगे। चचा बहुत गुस्सा करेंगे और चची कभी मुझे घर में रहने नहीं देंगी, यहाँ से निकाल देंगी और मेरा शहर घूमने वाला ख्वाब फिर अधूरा रह जाएगा। मेरी ख्वाहिश वहीं की वहीं रह जाएगी। वैसे ही बड़ी मुश्किल से मैं अब्बा से लड़ झगड़ कर चचा के घर आया था। इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था कि जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ता। इतनी मुश्किलात उठाकर तो मैं यहाँ पहुंचा था। अब किसी भी ऐसी बात से इस घर से बेदखल नहीं होना चाहता था। यही सोचकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बेहद इज़्तिरारी कैफियत थी। मैं बस बिस्तर पर लेटे करवटें बदल रहा था। नींद का दूर-दूर तक कोई इम्कान न था। मेरा दिल खुद ब खुद जज़्बात की शिद्दत से चूर होने लगा था। जैसे-तैसे रात गुज़री और जब सुबह मैं कमरे से निकला, तो मेरी नज़र चची के वजूद पर जम कर रह गई थी। मैं एकटक बस उन्हें ही देखता रह गया। सुबह ही सुबह वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी तो उनसे नज़रें ही नहीं हट रही थीं। शायद नहाकर निकली थीं। इनके लंबे स्याह बालों से पानी के कतरे टपक कर इनकी कमर को भिगो रहे थे और इनकी सफ़ेद रंग की कमीज़ इनके वजूद को खूबसूरती में छलका रही थी। मैं तो ये मंज़र देखते ही मबहूत सा रह गया। उसकी आँखों की सुर्खी के डोरे थे, जो उसकी बात की अक्कासी कर रहे थे कि वो रात भर जागती रही हैं और वो भी रात भर सोई नहीं। खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। दिल में इनके और चचा के हवाले से बहुत सारी बातें चलने लगी थी। सोचों का एक तांता बन चुका था। मैं वालेहाना अंदाज में उनकी जानिब देख रहा था और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि मेरा चचा कितना खुशनसीब है, बड़ा ही किस्मत वाला है, जिसे उम्र के इस हिस्से में भी इतनी जवान और खूबसूरत बीवी मिली है, जिस पे नज़र ठहर जाए तो बस ठहर ही जाती है। आज से चंद दिन पहले जब मैंने पहली दफ़ा अपनी चाची को देखा था तो हक्का-बक्का रह गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि ये मेरी चाची होगी, इतनी खूबसूरत और जवान। दरअसल मेरे चाचा 40 के थे, जबकि चाची अभी कोई 18-19 साल की जवान लड़की थी। इन दोनों की शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। चाचा काफ़ी सालों पहले अब्बा से लड़ झगड़ कर शहर आए थे और यहीं पर रिहाइश पजीर हो गए थे और फिर उन्होंने पलटकर गाँव की शक्ल न देखी। कुछ दिन पहले ही वो गाँव वापस लौटे थे और आकर उन्होंने हम लोगों से मुलाकात की थी। जब चचा ने बताया कि उन्होंने शहर में शादी कर ली है, उनकी बीवी शहर से ही ताल्लुक़ रखती थी, तो सभी बहुत खुश हुए। लेकिन जब चचा ने चची से मिलवाया, तो सबकी ही आंखें खुल की खुली रह गई थी।
सभी बस चच्ची को फटी फटी नजरों से देखने लगे थे। वो खुसूसन चाची को साथ लेकर आए थे ताकि हम लोगों से मिलवा सके, और अब्बा इनके दरमियान सुलह सफाई हो गई थी। जो भी झगड़ा माजी में हो चुका था वो खत्म करवा दिया गया था। चचा चाची कुछ दिन हमारे साथ गांव में गुजार कर वापस जाने लगे तो मैंने ऐसे ही शहर घूमने की बात कर दी, और ये सुनते ही चचा ने मुझे खुद शहर आने की दावत दी थी। तो मैं इसी बात पर खुश हो गया था। बस फिर क्या था, मेरे मैट्रिक के इम्तिहान के बाद छुट्टियां पड़ते ही मैं सीधा शहर आ गया था। मुझे शहर देखने और घूमने फिरने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अब्बा नहीं चाहते थे कि मुझे शहर की हवा लगे, इसीलिए वो मुझे रोक रहे थे और फिर शहर भेजने से इनकार कर दिया था। मगर मैं ना माना और शहर चला आया। मुझे शहर आकर 2 दिन ही गुजरे थे कि मैं चाची की खूबसूरती में खो सा गया था। इनका चलना फिरना, उठना बैठना और बात करना निहायत ही खूबसूरत था। चाची की खूबसूरती मेरे दिल को भा गई थी। वो गांव में तो ज्यादातर औरतें उनके साथ रही थी, इसीलिए मेरा और इनका आमना सामना इतना नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ एक ही छत के नीचे रहते हुए मुझे एहसास हुआ था कि मेरी चच्ची कोई आम सी नहीं लड़की, बल्कि वो तो बहुत ही खास और खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती में जो कशिश है वो सबसे अलग है। अब भी मेरे लिए चच्ची के वजूद से नजरें चुराना मुश्किल हो गया था। बार बार दिल चाहता कि चच्ची को ही देखता रहूं। शायद चच्ची को भी मेरी नजरों का एहसास हो गया था। 1-2 दफा उन्होंने पलट कर मुस्कुरा कर मेरी जानिब देखा था और मैं शर्मिंदा सा हो गया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि घर का दरवाजा बजा तो चच्ची ने नाश्ता बना रही थी। बावर्ची खाने से पलटकर मुझे कहने लगी, जाओ तुम्हारे चचा आए होंगे, दरवाजा खोल दो। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने चचा खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा तकलीफ, थकावट थी। मैंने हैरत से पूछा कि आप इतनी सुबह कहाँ गए थे, कहाँ से वापसी हुई है आपकी? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं रात से बाहर था। दरअसल अब मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई है और अब मैं पूरा 1 महीना रात भर बाहर ही रहूंगा। रात को भी घर पे मौजूद नहीं हूँ, और देखा जाए तो ये अच्छा ही है। मैं थोड़ी देर सोकर उठूंगा तो फिर तुम्हें और तुम्हारी चच्ची को शहर की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। इस तरह छुट्टियां भी तुम्हारी जाया नहीं होंगी। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। चचा की आधी बात तो मैंने सुनी ही नहीं। मेरा जहन तो बस इस बात पर अटक गया था कि रात को वो घर पर नहीं थे, और वो घर पर नहीं थे अगर, तो फिर चच्ची किसके साथ कमरे में थी? कौन था कमरे में? चच्ची किसके साथ कमरे में मौजूद रही सारी रात? इनकी जज्बात की शिद्दत से चूर आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। अभी इन्हीं आवाजों की वजह से तो मैं सारी रात सो नहीं सका था। नींद भी फरार हो गई थी। मैंने मशकूक नजरों से चच्ची को देखा जो मेरे चचा के लिए नाश्ता बना रही थी और लगा भी रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर चचा घर नहीं थे तो फिर घर कौन हो सकता था? नाश्ते के बाद चचा सोने के लिए कमरे में चले गए और चच्ची भी इनके पीछे पीछे कमरे में चल पड़ी। काफी देर तक मैं लाउंज में ही बैठा रहा और फिर उठकर मैंने चचा चाची के कमरे के दरवाजे से कान लगा दिए और सुनने की कोशिश की कि शायद फिर से कोई आवाजें सुनाई दे। लेकिन हैरत की बात थी कि अंदर बिल्कुल खामोशी थी। शायद वो दोनों सो चुके थे। मैं भी अपने कमरे में चला आया, लेकिन दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ हो। वैसे भी मैं गहरी नींद में से पानी पीने के लिए तो उठा था। मुझे कोई गलतफहमी हो रही होगी, लेकिन बार बार जहन इस बात को झुठला रहा था कि ये वहम नहीं हो सकता। दोपहर के वक्त चचा चाची कमरे से निकले और फिर हम घूमने के लिए निकल पड़े। मेरा सारा ध्यान चची के ऊपर ही था। चची काफी शौक मिजाज थी। शायद उनकी उम्र ही ऐसी थी, उनके मिजाज में शोखी वाजे थी। अलबत्ता चचा काफी संजीदा मिजाज थे। चचा मेरे साथ बहुत घुल मिल गए थे, और चची भी। मेरा हाथ पकड़कर वो इस तरह घूम रही थी कि मैं खुद शर्मिंदा हो रहा था। मेरा ताल्लुक गांव से था और वहां औरतें इस तरह किसी मर्द का हाथ नहीं पकड़ती थी, लेकिन चची का इस तरह मेरा हाथ पकड़ना मुझे अजीब लगा था। मैं 16 साल का ही सही, लेकिन जवान हो रहा था। हैरत की बात थी कि चचा ने भी इन्हें नहीं रोका था। वो भी बिना किसी एतराज के हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। सारा दिन घूम फिर कर हम बहुत थक गए और फिर घर लौट आए। घर आते ही चचा ने तैयारी पकड़ ली और वो भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए। यहाँ आने से पहले मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि चचा रात में भी ड्यूटी करते और जाते हैं, वरना शायद मैं भी कभी इस तरह इनके घर नहीं आता। वैसे भी अब्बा ने मुझे मना नहीं किया था कि मैं इस तरह मुंह उठाकर चचा घर रहने के लिए ना जाऊं। चची जवान औरत है, मैं सारा दिन इनके साथ कैसे रहूंगा, और वो भी तन्हा? ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। अब्बा ने तो शुरू दिन से ही इस बात से खबरदार कर दिया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट ही हो गया था। दिन में तो दिन, चची तो रात को भी तन्हा थी। चचा घर पर मौजूद ही ना होते थे। मैं सोचने लगा कि 1-2 दिन में चचा से वापसी की बात करूंगा और वापस गांव चला जाऊंगा। वाकई ये मुनासिब नहीं था कि मैं अपनी जवान चची के साथ रात को तन्हा इस घर में रुकता। और फिर जब चचा नौकरी के लिए गए तो मैं अपने कमरे में बंद हो गया। 1-2 घंटे गुजरे थे कि मेरा दिल खुद ब खुद मचलने लगा। वो मुझे उकसाने लगा कि मैं जाकर चची के कमरे के दरवाजे से कान लगाऊं, तो लगाऊं और सुनूं क्या आज भी आवाजें आती हैं, या फिर ये वाकई मेरा वहम ही है। मैंने नींद में कुछ मतलब अखज़ कर लिया था। काफी देर तक मैंने अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं जज्बात से मजबूर होकर चची के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। चची के कमरे पर फिर वैसे ही आवाजें आ रही थी। मैं इनके कमरे से कान लगाए ही खड़ा रहा और अंदर से आने वाली आवाजों को सुनता रहा। मेरी उम्र ही ऐसी थी कि ये आवाजें भी मेरे जज्बात को हवा देने के लिए काफी थी। मेरे जज्बात फटते ही चले गए। काफी देर बाद जब आवाजें आना खत्म हुई ना, और मैं खड़े खड़े थक गया और कँपकपाने लगा क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मजबूरन वापस कमरे में चला आया। मेरा हलक सूखकर कांटा हो चुका था। मैंने गिलास भरकर पानी पिया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन ऐसी हालत में नींद भी कहाँ आती है। नींद तो कहीं दूर जा
के भाग गई थी। मैं सोच रहा था कि चची के कमरे में किसके साथ थी। वो क्या चचा को धोखा दे रही थी या फिर कमरे में चची के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन अकेले में वो ऐसा क्या करती थी कि चचा से चची के बगैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो क्या वो कोई गलत काम कर रही थी, कुछ ऐसा जिससे वो चचा की कमी को पूरा कर सकती? आखिर चची कर क्या रही थी, या फिर चचा इन्हें कोई खुशी दे नहीं सकते थे जो वो चाहती थी? कुछ तो बात जरूर थी। ये रात भी ऐसी ही सोचों में गुजर गई। अगली सुबह चचा थके हारे लौटे और अपने कमरे में जाते ही सो गए। चची फिर सुबह सुबह नहाकर निकली थी। हमेशा नाश्ता देने के बाद वो वापस कमरे में चली गई थी और मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ रोजाना यही सब कुछ होता है। मुझे तो अब अपने चचा से हमदर्दी हो रही थी, जो सारी रात कमाने की गर्ज से बाहर रहते थे, और इनकी नौजवान बीवी न जाने पीछे इनके क्या क्या करती थी, इनको धोखा दे रही थी। चचा की अब महीने भर की नाइट शिफ्ट थी, तो क्या हर रात ही ऐसा होने वाला था? और फिर मैंने चची पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। इनकी हरकतें काफी मशकूक सी नजर आती थी। दिन के वक्त वो अक्सर स्टोर रूम में जाकर लॉक हो जाती थी। वहाँ इनका क्या काम था? कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो मुझसे छुपकर भी कुछ ऐसा करती हैं जो वो बता नहीं सकती। एक दिन मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है, लेकिन जब मैं स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था और मुझे मुंह चढ़ा रहा था। मैंने स्टोर रूम की चाबी तलाश करने की कोशिश की तो मुझे नाकामी हुई। इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर बेसूद। और फिर जब मैंने चची को स्टोर रूम से चाबी निकालते देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो तो इनके कमर पर एक गुच्छे में लगी हुई थी। चची स्टोर रूम की चाबी बिल्कुल अपने साथ ही रखती थी। ये देखकर मैं मायूस हो गया था और साथ ही दिल में मजीद तजस्सुस की जगह ले रही थी कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जिसकी चाबी इस कदर हिफाजत की जरूरत रखती है और वो इसे अपने पास ही चची रखती हैं। इसी तरह पूरा हफ्ता एक और गुजर गया। ना ही मुझे ये पता चल सका कि चची के साथ रात को कमरे में कौन होता है और वो क्या करती हैं, और ना ही ये समझ आया कि स्टोर रूम में क्या है। पूरे एक हफ्ते मैंने ऐसे ही आवाजें सुनी थी और हर रात बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। और फिर हफ्ते भर बाद चचा की छुट्टी आई तो हैरत की बात हुई कि इस रात चची के कमरे में कोई आवाज ना आई, बल्कि इस तरह खामोशी थी जैसे वो दोनों गहरी नींद सो रहे हों। मैं पूरी तरह चौंक गया था कि चचा की गैर मौजूदगी में तो चची की जज्बाती भरी उभरी आवाजें सोने नहीं देती थी, तो फिर चचा की मौजूदगी में वो कैसे इतनी आराम से सो सकती थी? ये तो अजीबो गरीब बात थी। मुझे लग रहा था कि मेरी चचा चची के पीछे कुछ गलत कर रही हैं। शायद इसका कोई और किसी से ताल्लुक है या फिर कोई और बात। पहले मैंने सोचा कि चचा को इस बारे में आगाह कर दूं और इन्हें बताऊं कि इनके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ना हुई। अगर चचा मुझसे कोई सबूत मांगते तो मैं इन्हें क्या सबूत पेश करता? चची तो बड़ी ही चालाक थी। इसने न जाने कब कैसे चचा को अपने काबू में कर रखा था। शायद इसकी जवानी और हुस्न था कि चचा इस पर फरिश्ता थे और कभी भी इन पर शक नहीं किया था। चचा को कुछ भी बताने से पहले मेरे लिए खुद पूरी सच्चाई जानना जरूरी था, और यही सच जानने के लिए मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैंने सोचा था कि मैं किसी बहाने से चची के बिस्तर के नीचे छुप जाऊंगा और फिर देखूंगा कि वो रात भर क्या करती हैं। और फिर मुझे मौका मिल गया। जब चचा नाइट शिफ्ट के लिए जाने लगे तो चची इन्हें अलविदा करने के लिए दरवाजे तक गई। यही वो वक्त था जब मैं चुपके से चची के कमरे में दाखिल हुआ और उनके बिस्तर के नीचे छुप कर लेट गया। मुझे क्या पता था कि मेरी ये हरकत मुझ पर कितनी भारी पड़ने वाली है, मुझे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे हरगिज़ भी अंदाजा नहीं था कि इस रात मेरी हसीन जवान चच्ची के मेरे साथ क्या सलूक करेगी। उसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी थी। मुझे बोलने के लायक भी नहीं छोड़ा था। चचा तो छोड़कर चची कमरे में आई तो उसने अंदर दरवाज़ा लगा लिया और फिर वॉशरूम में जाकर लिबास तब्दील करके वापस लौटी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि चची का लिबास वाकई होश उड़ा देने वाला था। मैं तो हवास बाख्ता सा रह गया। मगर चचा की गैर मौजूदगी में चची ने ऐसा लिबास क्यों पहना था? मैं सांस रोक के बिस्तर के नीचे लेटा था। चची कुछ देर तक यहाँ वहाँ टहलती रही। फिर जैसे ही रात का 1 बजा, चची ने बिस्तर के नीचे झांका और मुझे देखकर मुस्कुराकर बाहर आने का इशारा किया। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। चची को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया था। मुझे यकीन था वो मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल देंगी। अब इस घर में मेरे लिए कुछ जगह नहीं बचेगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चची ने जबरदस्ती मुझे अपने बिस्तर पर बिठा लिया और बड़े प्यार से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैंने बड़ी मुश्किल से खिलाते हुए चची से कहा कि मैं बस ऐसे ही यहाँ आ गया था। मेरी तरफ देखकर चची मुस्कुराई कहने लगी, अपने चचा की गैर मौजूदगी में तुम ऐसे ही तो मेरे कमरे में नहीं आ सकते। यकीनन कोई तो बात होगी, सच से बताओ क्या बात है? और मैंने डर के मारे हकलाते हुए चची को बता दिया कि मैंने इनके कमरे में आवाज़ें सुनी थी, इसीलिए यहाँ आ गया। बस तजस्सुस के मारे मैं जानना चाहता था कि रात को आपके कमरे से ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं, जबकि चचा भी पूरी नौकरी पर जाते हैं। तो बस इसीलिए इधर का रुख किया। ये सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी अच्छी बात है ये तो, तुम्हारा तजस्सुस मुझे यहाँ तक खींच लाया तुम्हें। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। ये कहकर चची ने बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरे दिल में गुदगुदाहट का एहसास पैदा हुआ। मैं भी जवानी की दहलीज पर सीढ़ियां चढ़ रहा था और ऐसे लम्हात में अपने आप पर काबू करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, और चची की यह हरकत मेरे जज्बात को हवा दे रही थी। चची ने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर खुद ही मुझसे पूछने लगी कि बताओ पहले कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। चची के मुंह से ऐसा सवाल को सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो कहने लगी बताओ तो सही, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ, बताओ। और फिर बेसाख्ता ही मैंने कह दिया कि आप बहुत ही हसीन और खूबसूरत हैं। मेरी बात पर
چچی کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کہنے لگی، میں بہت ہی تنہا ہوں اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ تمہارا چچا مجھ سے بہت مختلف ہے۔ اسے تو شاید میرا خیال بھی نہیں، کب تک تنہا زندگی کاٹوں گی؟ اب تو زندگی بھی گزارنا مشکل سا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر چاچی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے بے اختیار ہی چاچی کے آنسو پہنچے تو وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ کمرے کا دروازے کا لاک کھلا اور چچا اندر داخل ہوئے۔ لیکن جس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے وہ چچا کے پیچھے کھڑے میرے ابا تھے۔ مجھے لگا کہ میں سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ چچی جس حالت میں تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ چچا کو دیکھتے ہی چچی ایک دم پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا، اور دیکھے تو صحیح کس طرح زبردستی مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً خود کو چھڑانا چاہا تو یہ زبردستی میرے گلے لگ گیا۔ چچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میری رہی صحیح جان بھی نکل گئی تھی۔ چچی کے جھوٹ پر میں حیران پریشان سا رہ گیا۔ چچی مگر مجھ کے آنسو بہا رہی تھی اور ابا نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگے، میں نے تیری طبیعت میں ایسی کون سی کمی چھوڑ دی تھی جو تو نے ایسی حرکت گری ہوئی کی ہے؟ میں ابا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے ہی چچا بول پڑے کہ میں اتنے پرانے گلے شکوے معاف کیے، آپ لوگوں کو سینے سے لگایا، اپنی بیوی سے ملوانے گاؤں لے کر آیا، آپ کے بیٹے کو اپنے گھر میں جگہ دی، عزت سے رکھا، اور آپ مجھ سے اپنی دشمنی پوری کر لی، بدلہ لے لیا مجھ سے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی نے اپنے بیٹے کو یہ سکھا کر بھیجا ہوگا میری غیر موجودگی میں میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلے اور ہمیں بدنام کرے، میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے۔ جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ کا بیٹا اس پر بری نظر رکھتا ہے تو مجھے یقین نہیں آیا، اور پھر میری بیوی نے مجھے بار بار یہی بات کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا میری غیر موجودگی میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج تک آپ کو یہاں نہیں بلوایا تھا تاکہ اس بارے میں بات کر سکوں اور آپ سے کہوں کہ اپنے بیٹے کی تربیت پر توجہ دیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر آنے پر ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میری بیوی ہر بات پہ سچ ثابت ہو گئی۔ یہ کہہ کر چچا زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ ابا سے کہنے لگے کہ میں تو برباد ہو گیا، میری تو بیوی کی عزت ہی خراب کر دی۔ آپ لوگوں نے کتنا بڑا بھروسہ کر کے لایا تھا میں تیرے بیٹے کو یہاں، اور دیکھو اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ ابا ہاتھ جوڑ کر چچا سے معافی مانگنے لگے، لیکن چچا نے کہا کہ یہ معاملہ پنچایت میں اٹھائیں گے اور اب چچی کو لے کر گاؤں آئیں گے اور وہیں اپنی عزت کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ یہ سن کر ابا رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی کی شادی سر پر ہے، میں ایسی بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ پنچایت میں بات جائے گی تو سارے گاؤں کو پتہ چلے گا، تم یہی اس معاملے کو ختم کر دو۔ چچا نے غصے سے ابا سے کہا، ٹھیک ہے، پھر میرے حصے کی جو جائیداد ہے آتی آپ وہ میرے نام کر دیں۔ چچا کی بات سن کر ابا سکتے میں آ گئے، اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنی تو جائیداد کا حصہ لے کر شہر آئے تھے، اب کون سی جائیداد چاہیے تمہیں؟ تمہارا حصہ تو تمہیں مل چکا ہے۔ چچا کہنے لگے کہ میں وہ سب کچھ خرچ کر چکا ہوں اور اب گاؤں میں جو بھی جائیداد ہے اس میں سے آدھی مجھے اور چاہیے ملنی، تو میں پنچایت بٹھا کر یہ بات رکھوں گا کہ عزت کے بدلے مجھے زمین چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے زمین مل بھی جائے گی۔ ابا بیچارے نہ صرف شرمندہ تھے بلکہ پریشان بھی تھے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور چچا کو کہہ دیا کہ وہ زمین چچا کو دے دیں گے، جبکہ اس پر چچا کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سن کر چچا کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ میں نے ایک نظر چچا کو چہرہ دیکھا اور دوسری نظر اپنی چاچی کو۔ میں کچھ دنوں میں شہر کی ہوا کھا کر اتنا سمجھدار تو ہو ہی گیا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا مقصد جان گیا تھا۔ ابا نے مجھے غصے سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت گاؤں واپس چلو۔ یہ کہہ کر وہ چچا کے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے سوچا چچا کی طرف دیکھا تو وہ ہنس کر کہنے لگے، سالوں پرانی دشمنی آج پوری ہوئی، آج حساب برابر ہوا ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا نا، مجھے بے عزت کیا تھا، دربدر کیا تھا، دیکھ لو آج میں نے اس کے حصے کی زمینیں بھی حاصل کر لی ہیں۔ کیسا کرارا جواب ہے تمہارے باپ کو۔ نہ ہی میری بیوی کے کمرے میں کوئی آتا ہے اور نہ ہی اسٹور روم میں کچھ ایسا ویسا تھا، کچھ بھی نہیں تھا جس کو سوچ سوچ کر تم ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ ہم نے جان بوجھ کر تمہیں اپنا شکار بنایا۔ تمہاری عمر میں لڑکوں کو بہت تجسس ہوتا ہے، یہی بات تمہاری کمزوری بنی، تم بھی تجسس کا شکار ہو گئے اور ہمارے بچھائے جال میں بری طرح پھنس گئے، اور ہم نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا، اور دیکھ لو آج تمہاری ذرا سی غلطی سے ہمیں آدھی زمینیں حاصل کرنے والی ہیں۔ میرا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ کیسے منہ کی کھائی ہے تم دونوں باپ بیٹے نے۔ تمہارا ابا کو میں نے پہلے ہی یہاں بلا لیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو اپنے ابا کے سامنے یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے۔ تم نے تو ہمارا کام اور بھی آسان کر دیا، تمہیں تو مزید کوئی اور محنت کرنی ہی نہیں پڑی۔ تمہاری چاچی کو معلوم تھا کہ تمہارے ابا کی ٹرین رات 12 بجے آنے والی ہے، اس لیے چاچی نے سوچ سمجھ کر تمہیں اپنے جال میں پھنسایا، تمہارے لیے ایک بیوقوفی کے سارے راستے آسان کر دیے، اور دیکھو کیسے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جیسا سوچا تھا بالکل ویسے ہی منصوبے میں کامیابی ہوئی ہے۔ چچا کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی سوچ اس قدر گھٹیا ہوگی۔ کچھ زمینوں کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا، اپنی گھر کی عزت تک کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ چچی میرے سامنے جس حلیے میں آئی تھی وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں نے چچا سے کہا کہ ایسی زمینیں آپ کو ہی مبارک ہو، میرے باپ نے مجھے بے حیائی نہیں سکھائی، میری تربیت میں یہ سب شامل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی نظروں میں گر گیا تھا۔ میرا باپ مجھ سے خفا ہو گیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے باپ کو چچا کی سچائی بتانے کی کوشش کی، چاہا کہ وہ چچا کی اس چالاکی کو سمجھ جائیں، لیکن میرے باپ نے کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ کہنے لگے، غلطی تمہاری ہے، تم
जब जान गए थे कि चचा रात को घर नहीं होते तो फिर चची के साथ तन्हा रुकने की क्या ज़रूरत थी? पहली ही रात घर वापस क्यों नहीं लौट आए थे? वहाँ रुकने की गलती तुमने खुद की है और वाक़ई ये मेरी ही गलती थी। हम लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। चचा ने बड़ी चालाकी से मुझे अपने जाल में फँसाया। हमने अपनी आधी ज़मीनें भी चचा के हवाले कर दी थी। मेरा बाप मुझसे बेएतबार हो गया था। इसीलिए मैंने अपनी कहानी के आगे बयान कर रहा हूँ, ताकि अगर आइंदा आपको कभी अपने नामहरम रिश्तों के साथ तन्हाई में रात गुज़ारनी पड़े तो ऐसी गलती ना कीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इस चार दीवारी से बाहर निकल आइएगा। शैतान ना आप पर ना उस दूसरे शख्स पर हावी हो सके, ताकि जब दो नामहरम तन्हाई में एक दूसरे के साथ होते हैं तो तीसरा इनके दरमियान शैतान होता है। लिहाजा समझदारी का मुजाहरा करते हुए खुद की वहाँ से नफ़ी कर दिया करें, ताकि फितने का अंदेशा ज़ायल हो जाए।